मैथमेटिक्स के दोहे, तो मेरे को लगता है आहा आनंद सा आ गया, और बच्चे को लगता है कब करंट रिवर्स हो जाता है, कब ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। अब एनसीईआरटी वालों ने नहीं दिया कुछ। तो करना क्या चाहिए पता है, यहां से दोहा पढ़ना है। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलाई है लोग सब, बाटी न लाई है कोई। तुमको बोलना वाह वाह वाह, अति आनंद। मैराथन कर रहा है, कोई वन शॉट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई जगराता कर रहा है, कोई जय माता दी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, हु इज एब्सोल्युटली लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों और कैसी चल रही जिंदगी? हाय टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एनसीईआरटी भी टफ लग रही है, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए? तो देखो भाई सारे लोग, एनसीईआरटी अच्छी किताब है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन है। और एनसीईआरटी क्यों अच्छी है? तो सबसे पहला तो भाई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें लैंग्वेज सिंपल है। तो पहले मैं अच्छी बातें बता देता हूं, फिर तुम्हारे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करूंगा, ठीक है? प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस कि एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट रियलिटी में कोई भी बच्चा इसको ना देखा है, ना जानता है, ना पढ़ता है। इस कारण से होता क्या है, इस कारण से ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि प्रेजेंटेशन इसका बहुत खराब या एवरेज है, बट रियलिटी में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। मैं टीचर हूं तो जानता हूं, और टीचर पर्सपेक्टिव से कह सकता हूं। इलस्ट्रेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी सेशंस, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी बताऊंगा कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब की बेनिफिट क्या है? तो भैया फंडामेंटल है, ऑफर्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो बेसिक चीज है एनसीईआरटी का, कि भैया इसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली उठाए जाते हैं, इसीलिए इसका फायदा बहुत है। अब बात करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगता है। तो मतलब मोटा मोटी एक बात समझ में आ रही है बच्चों को कि इजी, यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर इसको सिंपल शब्दों में पुट किया जा सके तो यूजर फ्रेंडली नहीं है, समझ में आसानी से नहीं आता। जो सवाल रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रहते हैं, या शायद सवालों का लैंग्वेज नहीं समझ में आता, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील नहीं होता, बड़ा बोरिंग सा लगता है। कईयों को बहुत ईजी लगता है, कईयों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हाई लेवल लैंग्वेज लगता है, तो कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? चलिए, तो अब अगर एनसीईआरटी यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो आप में से ये बच्चे बहुत सारे हैं जिनको ऐसा लगता है, मतलब तुम अकेले नहीं हो। और ये बात मुझे कैसे पता चली? तो मैंने भी बहुत सारे बच्चों से हमेशा ही, मतलब इतने सालों से बात कर रहा हूँ, और इंटरनेट वगैरह पे बच्चों के फीडबैक, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर एनसीईआरटी इज नॉट समथिंग वेरी वाओ टाइप ऑफ बुक, और अगर वाव रहता तो शायद इतने सारे प्राइवेट पब्लिशर्स मार्केट में चल नहीं रहे होते। सत्य वचन है। हाँ जी। तो अब देखो भाई, एनसीईआरटी में करना क्या चाहिए? तो रियलिटी में पता है एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये है ही नहीं कि आप एनसीईआरटी उठाओ और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ दो और वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। ये तरीके में वो हमेशा कठिनाई देगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को बनाया कैसे गया है पहले तो ये समझो, आपको पता होना चाहिए। मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको जो दिखाया था ना, वो क्यों दिखाया था, देखो जरा ध्यान से। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने एकदम स्टार्टिंग में ये दिखाया था, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? अब सॉरी, ट्रेनिंग है, वेरी सॉरी। अब होता क्या है कि बहुत पहले इसको बनाया गया, और 12 ऑल के ऑल 12 ग्रेड्स इसमें है। दूसरा, इसको कई सारे बोर्ड्स अपनाए हुए हैं, सीबीएसई के साथ साथ बहुत सारे और बोर्ड्स एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो इसके कारण से होता क्या है कि एनसीईआरटी को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक बोर्ड का गठन किया जाता है। इस बोर्ड में हाईली डेकोरेटेड, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब हाईली नॉलेजेबल लोग बैठते हैं, और ये हाईली नॉलेजेबल लोग मिलके इस बुक को, किताब को लिखते हैं, ठीक है? हाईली नॉलेजेबल लोग। तो पहला, इसमें कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी किसी स्कूल के प्रिंसिपल से या अपने घर में उन बूढ़े दादा दादियों से बात करते हैं जो काफी नॉलेजेबल हैं? कभी बात करके देखिएगा। तो जनरली जो ऐसे बूढ़े लोग या बहुत एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, 90% वक्त में उनकी बातें समझ नहीं आती। ये फैक्ट है कि नहीं? ये एकदम ईमानदारी से बताओ, कभी किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग से मिलने का मौका मिले जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, डेकोरेटेड, उनकी बातें जनरली समझ नहीं आती, क्योंकि इतना ज्ञान होता है उनकी बात में, इतना ज्ञान होता है कि मतलब
वो कुछ छोटा सा सब्जेक्ट, एक तो मुद्दा क्या है ना, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनको ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती, बड़ा कम बोलते हैं, छोटा सा बोलेंगे और उस छोटी सी शब्द में सब बोल जाएंगे। अब यार एक आम इंसान बेचारा जिसको एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन करके समझने की आदत है, उन्होंने छोटा सा एक लाइन बोला और उसमें पूरा चैप्टर खत्म। ये लो भाई, ये तो धोखा है, पूरा पूरा धोखा। लाइक दोहा, एकदम सही बोल रहा है तन्मय, लाइक दोहा, वो एकदम दोहे की तरह से बोल जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये जब कोई चीज लिखते हैं ना, तो जैसे मेरे से पूछोगे ना, तो एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है, क्योंकि मैं टीचर हूं भाई। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 12 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। अब 10-12 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए वो सिंपल वाली बुक ना मेरे को मतलब सर में दर्द देती है। मेरे को लगता है अबे यार इतना सिंपल क्यों लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं ऐसे दोहे पढ़ता हूं, एनसीईआरटी के दोहे, मैथमेटिक्स के दोहे, तो मेरे को लगता है आहा, आनंद सा आ गया। और बच्चे को लगता है हाँ 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 सर, क्या 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 बोला, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ अच्छा सर, हाँ हाँ सर समझ आ गया, हाँ हाँ। लाइक उनको लगता है क्या हो क्या रही, ये क्या बोला गया, क्या क्या समझ में आया। और उनको ये फील होता है सर आप किस बात पे बोल रहे हो, वाह वाह, मतलब हमें तो वाह वाह जैसा वह भी नहीं लग रहा है। तो दिक्कत यही है, क्योंकि इसको लिखने वाले लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं। अब तो भाई फिर फायदा कैसे होगा, क्योंकि भाई जब आप ऐसी चीजें पढ़ोगे जो दोहे के माफिक आपको समझ ना आए, और इतने बड़े बुजुर्गों ने लिखा है, इतने समझदार लोगों ने लिखा है, तो हमारे आपके जैसे आम लोग कैसे समझेंगे इसे। तो रियलिटी में एनसीईआरटी को समझने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए समझो, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक है, जैसे मान लो तुमने फिजिक्स खोला और फिजिक्स में तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बड़ी दिक्कत आ रही है, या से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता नहीं है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है। से फॉर एग्जांपल एसी मोटर है तुम्हारे, तुमने कोई भी चैप्टर खोला, आई डोंट नो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहीं होगा, तो से फॉर एग्जांपल कि तुमको एसी मोटर का वर्किंग में दिक्कत आ रही है, एसी मोटर वर्किंग, ठीक है, कि भैया ये कैसे होता है, उसमें स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग, वो जो भी होता है वो कैसे घूमता है, वो कब करंट रिवर्स हो जाता है, कब ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। अब एनसीईआरटी वालों ने लिख दिया कुछ कुछ। तो करना क्या चाहिए पता है, एनसीईआरटी को रखो। और एनसीईआरटी को क्यों रखो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत मक्का मदीना बुक है, मतलब इसको समझो गीता टाइप का है। गीता का एक एक दोहा, एक एक पंक्ति बहुत ज्ञान वाला है, लेकिन उसको समझाएगा कौन, समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो तुम्हारा गुरु है बेटा यूट्यूब। तुमको क्या करना है, यहां से दोहा पढ़ना है, आहा रहीमन निजमन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलाई है लोग सब, बाटी न लाई है कोई। तुमको बोलना वाह वाह वाह, अति आनंद। उसके बाद इस दोहे को गुरु के पास लेके जाना है, गुरुवर बताइए इस दोहे का अर्थ क्या है। तो गुरुवर तुमको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपको गुरुवर 3 ऑप्शंस देंगे। इन 3 ऑप्शंस में से जो भी बेस्ट वीडियो, आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे एसी मोटर वर्किंग, आपको टॉप 3 वीडियोस मिलेंगे। उस 3 वीडियो में से जिसका भी तुमको लगे कि हाँ थोड़ा रिलेटेबल है, अंग्रेज ने नहीं बनाया है, भारतीय ने बनाया है, थोड़ा हिंदी हिंदी लग रहा है, या तुम्हारी जो भी भाषा है, वो वीडियो देख जाना। तब तुमको महसूस होगा वाह गुरुवर, आपने तो इसका पूरा अर्थ समझा दिया, आपने तो तात्पर्य बता दिया। और जैसे ही तुम ये समझोगे, उसके बाद तुमको लगेगा वाह क्या दोहा है, आहा मजा आ गया, ये तो दोहा बहुत बढ़िया है, क्या लिखा है लिखने वाले ने। समझ पा रहे हो, ये ऐसे ही होता है रियलिटी में, यही तरीका है जो करना चाहिए। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, और इससे आप पहले तो कंसेप्ट समझ लें, ठीक है। कंसेप्ट समझने के बाद अभी देखो, अभी टाइम होता तो मैं तुमको सच में बताता कि तुमको क्या करना चाहिए इलस्ट्रेशंस के लिए और एंड ऑल दैट के लिए। इनफैक्ट यूट्यूब पे आपको ये भी बता दूं कि एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस के भी वीडियो है, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस। और तुमको पता है ये इलस्ट्रेशंस काफी अच्छे हैं, मतलब ये इलस्ट्रेशंस समझने में आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी मदद देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे 11th का बैठा है या 10th का बैठा है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप यूट्यूब पे एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस लिखकर सर्च करना,
और उन वीडियोस को देखना, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल सर्च करके देखना। तो जो जो चीजें नहीं समझ में आ रही ना, एक्टिविटी, इलस्ट्रेशंस, इन सब के वीडियो बने हुए हैं, और देखना बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जो 12वीं वाले हैं, या अभी 11वीं एंड होने वाला है, तो जो 12वीं वाले हैं बच्चे, वो 12वीं वाले बच्चे ऐसा ना करें। अब उनको दूसरा क्या दिक्कत है, उनको समझ में तो आ गया एसी मोटर वर्किंग, फील गुड भी हो रहा है, लेकिन सवाल बनाना जरूरी है, नहीं सवाल बनाएंगे तो बेचारे लटक जाएंगे। तो अब उनका दूसरा काम क्या है कि अब आप उसी यूट्यूब पे जाके कुछ सवाल सॉल्व करो। सवाल कैसे सॉल्व करोगे, वही सेम चीज। अब आप लिखोगे एसी मोटर न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस जो कह लो, और उसके बाद आप लिख दोगे मान लो जेडब्ल्यू, अगर आपको जेडब्ल्यू लेवल करना है तो, या फिर आपको लगता है नहीं सर जेडब्ल्यू बहुत हाई हो जाएगा, तो आप लिख दो बाजू में क्वेश्चन सीबीएसई लेवल के लिए। और आप महज 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने सॉल्व हो रहे हैं यूट्यूब पे उतने कर लो। अब इतना जब तुमने सब कर लिया ना, तो अब गुरु ने तुमको बहुत सारा चीज सिखा दिया है। अब गुरु के सिखाने के बाद, यूट्यूब के हो जाने के बाद, अब आप इतना सक्षम हो कि अब आप स्वयं जिंदगी की परेशानियों को डील कर सको। तो अब तुमको क्या करना है, अब आपको अपने सप्लीमेंट बुक्स को उठाना है। सप्लीमेंट बुक बोले तो अगर आप सीबीएसई प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक या फिर मॉक पेपर का बुक उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक पेपर उठाना है, ठीक है। इसको उठाने के बाद इसको सॉल्व कर जाना है। अगर इसको सॉल्व करने में इशू आ रहा है तो मैं कहूंगा पहले एनसीईआरटी कर लो, मतलब जाओ एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है उसको लगा जाओ। फिजिक्स में स्पेशली बच्चों को दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज जो दिया रहता है वो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है एडिशनल एक्सरसाइज में, तो आप उसको लगाने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर मान लो आप सीबीएसई के बच्चे नहीं हो, आपको जेडब्ल्यू प्रिपेयर करना है, आपको जेडब्ल्यू ज्यादा ध्यान में है, तो मैं कहूंगा जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू ले लो, आर्यन जो भी आता है, दिशा आर्यन, उसका पीवाईक्यू लगाओ, पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर जाओ। समझ पाए क्या मेरी बात, सबको समझ में आ रही है। एडिशनल एक्सरसाइज डिलीटेड सर इस साल फिजिक्स में, तन्मय वो डिलीटेड है, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए डिलीटेड नहीं है, सीबीएसई के लिए डिलीटेड है। कंपटीशन में के लिए तो बच्चा बनाता है उसको, इनफैक्ट कंपटीशन के लिए बनाना चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो जेई प्रिपेयर कर रहा है और एडिशनल एक्सरसाइज नहीं बना रहे हो तो बनाओ, गलती कर रहे हो। समझ में आया, चलिए अब यहां तक समझ में आ गया, थ्योरी इज क्लियर। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी स्टैंडर्ड एंड विल हेल्प यू बिल्डिंग गुड कॉन्सेप्ट्स। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम जैसे ही ये वीडियोस देख लोगे ना और समझ में आ जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी तो नहीं पढ़नी है, बट आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से लगेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल लगेगा, सच बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए गए हैं। और उसके बाद मूविंग ऑन। अब अगर यहां तक हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें आपकी सॉर्टेड आउट हो जाएगी, बट इसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही हो, अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही हो तो ध्यान देना, पहला तो अपने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उससे समझने की कोशिश करो, नहीं तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जब वीडियो में कुछ भी चीज़ पढ़ाई जाती है और तुम उसको देखते हो, सुनते हो, तो जब आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो तब तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, समझ आ जाता है, लेकिन जब तुम शांत बैठते हो ना तब दिमाग उसको प्रोसेस करता है। मतलब दिमाग हमारा गाय भैंस जैसे होती है ना, वो वैसा टाइप का। गाय भैंस तुम जानते हो क्या करते हैं, वो लोग जब खा रहे होते हैं तो खाते हैं, खूब खाते हैं, उसके बाद जब खा लेते हैं ना तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तुम देखे होगे दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, देखा है, वो यहाँ से लार गिरते रहता है। अगर नहीं देखा तो देखना कभी। गाय भैंस क्या करते हैं, जो खाना खा लेते हैं ना उसके बाद ऐसे चबा चबा के उसको पचाते हैं। लाइक पहले ले लिया खा लिया पेट भर के, उसके बाद में उसको चबा रहे हैं, जिसको जुगाली करना भी कहते हैं हिंदी में, पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। तो मुद्दा क्या है ना, इंसानी दिमाग भी ऐसा ही होता है, जब इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है तो सारा इंफॉर्मेशन भर लेता है। उसके बाद जब आराम से ऐसे बैठते हो ना तो दिमाग भी ऐसे ऐसे करके उसको प्रोसेस कर रहा होता है कि अच्छा ये वाला बताया गया था वीडियो में, अच्छा इसका ये मतलब है क्या, अच्छा सही है क्या, ऐसा। तो उसको ना ये टाइम देने की आवश्यकता है, अगर आप ये टाइम नहीं दोगे ना तो ये दिमाग इसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो उस वक्त उसको थोड़ा वक्त दो, थोड़ा ये जुगाली करने का टाइम दो उसको। समझ पाए क्या, चलिए
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। गेटिंग स्टक ऑफन स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। देखो ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होगा कि अब पूरा पढ़ने के बाद भी अभी आप फंसे हुए हो। तो अगर इतनी दिक्कत आ रही है कि अभी आप इतना सब कुछ जो मैंने बताया उन सब में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो दिस मीन्स कि नाउ यू नीड समथिंग पर्सनल सपोर्ट। अब वो पर्सनल सपोर्ट बहुत तरीकों से आ सकता है। तो भैया पर्सनल सपोर्ट के लिए भाई आपका फ्रेंड हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, किसी और के पास चले जाओ, कोई भैया दीदी, कहीं कुछ ऐसा हेल्प आपको चाहिए। क्योंकि अगर इतने करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको चीज़ें अपने आप समझ नहीं आ रही हैं, आपको थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त कोई एक अच्छा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, कृपया करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना खोज लें कि सर इसके आगे आपने बॉय लगाना है कि गर्ल, वो बोला नहीं था। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड खोजिएगा जो मतलब पढ़ाई, मतलब ऑनेस्ट पढ़ाई हो जाए। और नहीं तो सबसे बेस्ट होगा टीचर खोज लीजिए। कोई टीचर अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको ईमानदारी से पढ़ा देगा या पढ़ा देगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब फिजिक्स एनसीईआरटी में मैंने बता दिया, तो ये पूरा फिजिक्स एनसीईआरटी के लिए था। ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और रियलिटी में इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने सब कुछ बताया है उसमें यही है कि जो मैंने सोल्यूशन बताया ना, बच्चा सोल्यूशन सुनता है, सोल्यूशन सुनने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग काम है एनसीईआरटी खोलो, पहला टॉपिक उठाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको यूट्यूब पे लिखो, सर्च करो और वीडियो देखो। ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है। इस इंटरेस्टिंग काम को बच्चा करेगा, और बच्चा इस इंटरेस्टिंग काम को करने के लिए कर तो लेगा, बट इसके बाद आता है बोरिंग काम। कौन सा बोरिंग काम? बैठ के उसको सॉल्व करना या बैठ के उसको लिखना, नोट्स बनाना। अब बच्चा इंटरेस्टिंग काम तो करता है, बच्चा क्या, हर इंसान इंटरेस्टिंग काम करता है, बोरिंग काम कोई नहीं करना चाहता। तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जब आप छोड़ देते हैं तो देखो फील गुड तो आ गया, आपको ये बात क्लियर हो गई, अरे हाँ हर्षल का तरीका काम कर रहा है। तो नाउ योर ब्रेन सेज कि अच्छा चल ठीक है, अब तो काम हो गया ना, तेरा टेंशन खत्म हो गया, अब अभी पढ़ने की जरूरत क्या है, बाद में पढ़ लेंगे। अब हो गया ना, ये वाला तरीका पता चल गया ना कि हाँ ये हर्षल ने जो बोला था ये काम कर रहा है, फिर आप छोड़ देते हो। एंड देन दैट टुमारो नेवर कम्स। फिर वो अगला दिन बाद में कर लेंगे, वो कभी आता ही नहीं है। और देखते देखते फिर एग्जाम आ जाता है, और जब आप एग्जाम में बैठते हो यूट्यूब वापस खोल के कि अच्छा अब हर्षल का वही वाला तरीका लगाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उस वक्त दिमाग पे इतना प्रेशर होता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि उस वक्त यूट्यूब पे ये वीडियो आ रहा है तो वो देख लिया, वो आ रहा है तो वो देख लिया, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई मैराथन कर रहा है, कोई वन शॉट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई जगराता कर रहा है, कोई जय माता दी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सब देखे पड़े। तो उस वक्त बच्चे के दिमाग में वो शांति होती ही नहीं जिस शांति से आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए फैक्ट बता रहा हूं, अभी तुम पढ़ो, मेरा जो मैंने तरीका बताया उससे वीडियो देखो, उसके बाद सॉल्व जरूर करना। अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो गए बेटा। ठीक है, समझ गए? चलो, बस छोटा सा वीडियो बनाया था, और इस छोटे से वीडियो में छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना था कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही तरीका है मेरे दोस्त कि भाई एनसीईआरटी को रखो, एनसीईआरटी को अपने गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह इस्तेमाल करो। मतलब एनसीईआरटी इज योर दादाजी, जो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन दादाजी कभी वो काम करेंगे नहीं, करना तो आप ही को है। तो दादाजी को समझो कि ये दादाजी हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करके देंगे, आपको बस तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे, उस पर जाके एक्सप्लोर आपको स्वयं करना है। तो ये एनसीईआरटी दादाजी आपको रास्ता बता रहे हैं, एक्सप्लोरेशन आपको स्वयं करना है। तो आज का सेशन यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है नीचे कमेंट में लिख देना, और वीडियो कैसा लगा ये भी लिख देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, चलो मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।